हेलो एवरीवन। चलिए भाई, प्रैक्टिस पेपर 7 लेकर आ गए हम अब आपके लिए जटैन क्लासेस पे। अभी तक हम 6 प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस पेपर नंबर 7। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या बोल रहा है हमें पहला क्वेश्चन। A hydrogen electrode is dipped in a solution of pH 3.0। pH कितनी है बच्चे यहाँ पर 3.0 है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, यदि pH 3 होती है तो इसका मतलब जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो होती है 10 की पावर -3। मतलब जो pH है ना वो उसको 10 की पावर में ले जाओ, माइनस में आ जाएगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन सेल इज, मतलब आपको ई सेल निकालना है यहाँ पर। ई सेल आपको पता है क्या होता है। ई नोट सेल -0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो बच्चे ई नोट सेल होगा हमारे पास 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर। हाइड्रोजन के केस में मैं बता दूं, जो हाइड्रोजन है H प्लस वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेती है 1/H2 बना लेती है। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करती है जनरली। लॉग ऑफ क्या आते हैं, लॉग ऑफ। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट तो गैस है, प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन हो नहीं सकती। तो 1 किसकी कंसंट्रेशन होगी हमारे पास, रिएक्टेंट की बच्चे। किसकी होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वो कितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3। ये आ जाएगा हमारे पास। तो सोल्व करिए अब इसको। -0.0591 ये माइनस रहेगा, 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3 आगे आ जाएगा। लोग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 निम 27, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 0 पॉइंट माइनस के 1773 कहाँ पर है भाई, सी आंसर आ जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या कह रहा है हमें सेकेंड पार्ट, यहाँ पर लेट अस सी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। पानी के अंदर कौन सा स्टेबल नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, जनरली पानी के अंदर जो कॉपर प्लस आयन है वो कॉपर 2 प्लस आयन के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ड्यू टू विच एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कॉपर प्लस। क्या आंसर आ जाएगा, कॉपर प्लस। थर्ड पे चलते हैं भाई। यहाँ पर हमें थर्ड क्या कह रहा है, देख लो भाई मैं एक बार, फोन ठीक सेट है या नहीं है। ठीक, the isomer of C3H9 which forms yellow oily compound with HNO2। किसके साथ येलो ऑयली कंपाउंड बनाता है वो, HNO2 के साथ येलो ऑयली कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जब प्राइमरी अमीन्स होती हैं हमारे पास वो जनरली HNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, अल्कोहल बनाती हैं। जो सेकेंडरी अमीन होती है हमारे पास वो बनाती हैं येलो कलर का कंपाउंड, और जो टर्सरी अमीन होती है वो बना लेती हैं बच्चे इसके साथ सोल्ट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें सेकेंडरी अमीन देख लीजिए बस कौन सी है। तो सेकेंडरी अमीन है यहाँ पर डी, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। फोर्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से सबसे स्टेबल कम्प्लेक्स कौन सा है, फोर्थ में से। तो मैं बता दूं, जहाँ पर ये इस तरह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग कौन करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनमें कौन है, पानी में से, अमोनिया में से, फ्लोरीन में से, साइनाइड में से। तो आपका आंसर आना चाहिए साइनाइड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा, बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। डिहाइड्रेशन नहीं है बच्चे, ये ना हाइड्रेशन पूछ रहे हैं, मतलब पानी से एक रिएक्शन करवानी इनकी, पानी से। कौन यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल बनाएगा, तो सबको ही देख लेते हैं। ब्यूटीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 पे इन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें पानी जोड़ोगे H और OH तो टर्सरी अल्कोहल कतई भी नहीं बनेगी भाई यहाँ पर। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, मैथ एथ प्रोप, 2 पे मिथाइल यहाँ आ गया है। ठीक है, तो इसमें पानी ऐड करो, पानी में होता है HOH बच्चे, और जो OH नेगेटिव पार्ट है वो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, कार्बन, कार्बन पे आ गया OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। इसका मतलब ये टर्सरी अल्कोहल दे रहा है हमें, तो इसका मतलब बी आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी। चलिए सिक्स्थ पे चलते हैं।
एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आर एक्स। एल्काइल हैलाइड है हमारे पास आर एक्स, ईथर है हमारे पास आर ओ आर, एल्डिहाइड है हमारे पास आर सी एच ओ, किट एस्टर है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। कह रहे हैं इन सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल का होता है। इन सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? अल्कोहल का। ऐसा क्यों है? तो मैं बता दूं, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक अल्कोहल ये ले ली मैंने, एक अल्कोहल ये ली, तो देखिए एच इस ओ के साथ कंबाइन करेगी, एच ओ इस ओ के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर? इंटरमोलिकुलर बच्चे। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर बी। ठीक है, तो चलिए सेवंथ पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्या कहना चाहते हैं ये सेवंथ वाले? देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेवंथ। ठीक है, यहाँ पर है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो एक्स क्या डालेंगे आप लोग? देखिए यदि यहाँ पर एक्स आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, लाइक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। किसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे? डबल बॉन्ड को। लेकिन हमें यहाँ डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, सिर्फ CHO को। तो हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो टोलेंस रिएजेंट है यहाँ पर, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, सेवंथ का ए। ठीक है, चलिए फिर एट्थ पे चलते हैं। देखिए आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से, मैं इस पेज को रख देता हूँ साइड विच। तो चलो भाई एट्थ क्वेश्चन पे लेट अस प्रोसीड। के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, अभी ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? जीरो ऑर्डर। तो उसके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सरक जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि पेज भाई यहाँ पर कम पड़ रहा है। देखो भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो भाई जीरो ऑर्डर की है तो क्या करें, जीरो ऑर्डर की रह जाएगी, अपने घर पे होगी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो उसके लिए के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड्स, तो टाइम कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पर? 25 सेकेंड। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी बच जाती है? 0.5 मोलर। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब हमारे पास आर नोट होती है इनिशियल, आर टी होती है बची हुई कंसंट्रेशन, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको ना एक्सप्रेशन पता होना चाहिए के का जीरो ऑर्डर के लिए। वो क्या होता है मैं बता दूं यहाँ पर बच्चे, आर नोट माइनस आर टी डिवाइड बाई टी, ये होता है। अब आर नोट की वैल्यू तो हमें निकालनी, आर नोट रहेगा। आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है? 25 मिनट है, सेकंड है, सेकंड। और इक्वल टू के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 × 10⁻²। तो यहाँ से आर नोट माइनस 0.5 किसके कुल आ गया? 2 × 10⁻² इंटू में 25, 25 की 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू में 10⁻², एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 5 इंटू में 10⁻−1। इसका मतलब होता है बच्चे 0.5। अब ये 0.5 उधर आ जाएगा तो प्लस का 0.5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1। कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चे? 1 आंसर आ जाएगा भाई एट्थ का। देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 कहाँ पर दे रखा है? डी पे। ठीक है, अच्छी बात है। नाइन्थ पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चे? नाइन्थ क्वेश्चन पे। In the given reaction, A plus 3B goes to 2C. The rate of the formation of C is this. The rate of the reaction and the rate of disappearance of B respectively are. तो यहाँ पर आपको रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ऐसी इक्वेशंस के लिए हम रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? चलो फिर क्या दे रखा है आपको? A प्लस में 3B goes to 2C। तो यहाँ पर आपको लिखना आना चाहिए माइनस ऑफ dA/dt इक्वल टू -1/3। देखो इसका आगे 3 है तो 1/3 में आ जाएगा, dB/dt इक्वल टू +1/2 dC/dt। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चे, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तीनों तो रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन आपको क्या दे रखा है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। फॉर्मेशन ऑफ सी मतलब dC/dt दे रखा है आपको। dC/dt कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। लेकिन आपको रेट निकालना है। देखो dC/dt दे रखा आपको, लेकिन रेट किसके इक्वल होगा? 1/2 dC/dt के इक्वल होगा ना। तो इसको 1/2 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करना भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? यहाँ पर काटिए, 2 × 1 = 2,
तो 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 1.25, तो डी पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, डी पे। ठीक है ना, कहाँ पे आ रहा है बच्चे, 9th का डी, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। आ गया 1 × 10⁻⁴, ये तो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन पूरा सोल्व करेंगे हम लोग। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, देखो ना बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, ये तो मैं ना इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, इन दोनों को इक्वल पुट कर दूँ, तो देखो यहाँ पर 1/3 dB/dt इज इक्वल टू 1/2 dC/dt। अब यहाँ से dB/dt निकालना है हमें, बी के डिसअपियरेंस का रेट, तो dB/dt क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू dC/dt, और ये 3 इधर चलकर ऊपर चला जाएगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आया था हमारे पास, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3.75 10⁻⁴। देखो 3.75 10⁻⁴ है या नहीं है, तो चलिए फिर 10वें क्वेश्चन पे लेट अस प्रोसीड टू 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th, कंसीडर द अर्हीनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अर्हीनियस इक्वेशन दे रखी है हमें, k = a e⁻⁻rt। ठीक है, ये दे रखी है। तो अब देखिए जो k है, ये k, यदि रेट इंक्रीज होगा तो k भी इंक्रीज होगा यहाँ पर। अब जो k है किस किस के कारण इंक्रीज होता है, यदि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो k इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो भी k इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो चलो पहले में क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, ये कह रहे हैं कि k इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के इंक्रीज होने से रेट कभी नहीं बढ़ता भाई, ये गलत है, ऑप्शन ए तो गलत है। यहाँ पर बी पे चलते हैं, रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस, के डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के इंक्रीज करने से, बात बिल्कुल सही है। एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि टेम्परेचर डी करोगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा, डिक्रीज इज दे रखा है क्या रेट कांस्टेंट, हाँ भाई डिक्रीज इज दे रखा है। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दो और टेम्परेचर घटा दो तो रेट कांस्टेंट तो घटेगा, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर बी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सी डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, के इंक्रीज करेगा विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से, यहाँ तक की तो बात सही है भाई। डिक्रीजिंग टेम्परेचर ना, ये टेम्परेचर वाला फैक्टर गलत हो गया, यहाँ पर सी गलत है, डी पे आते हैं। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, के इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज करने से, बिल्कुल बात सही है भाई यहाँ तक। एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ये भी बात सही है भाई। तो यहाँ पर तो डी भी सही आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, डी भी सही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई बी और डी दो ऑप्शन आने चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है ना, यदि आपको ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताएं भाई यहाँ पर आप लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा हूँ, कौन से बी और डी को मैं सही मान रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपना दिमाग ज़रूर लगाना यहाँ पर। लेकिन हम अभी अपना दिमाग लगा लेते हैं 11th क्वेश्चन पे। भाई कहाँ गया वो पेज, आजा भाई आजा, तू कहाँ जा रहा है। लेट अस प्रोसीड टू 11th क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए क्या लेते हैं हम, यहाँ पर थैलीमाइड लेते हैं CO, देन CO यहाँ पर आता है NH, क्या आता है NH। इसकी रिएक्शन करवाते थे पहले KOH से, तो यहाँ पर सोल्ट बन जाता था इस तरह से, थैलीमाइड का सोल्ट, दैट इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये सोल्ट बन जाता था। अब ये रिएक्शन करता था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, किससे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, जैसे CH3Cl से। तो ये यहाँ अटैक करता था, Cl को हटा देता था, तो क्या बनता था हमारे पास, रिंग रहेगी एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन NCH3, और यहाँ से प्राइमरी अमीन्स बनती थी बच्चे। कौन सी अमीन बनती थी, प्राइमरी अमीन। ठीक है ना, तो प्राइमरी अमीन ही क्यों बनाता है ये वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पर ना SN2 अटैक होता है। देखो SN2 अटैक, यहाँ पर बेंजीन से रिलेटेड अमीन नहीं बन सकती, मतलब एनिलीन नहीं बना सकते इस मेथड से हम, या भीड़ भाड़ वाली एनिलीन नहीं बना सकते, जैसे कार्बन 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 NH2, ऐसी ऐसी अमीन नहीं बना सकते, प्राइमरी अमीन बनेगी। तो इसमें प्राइमरी अमीन देखो अब कौन सी है 11वें में। ठीक,
तो वो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से बना सकते हैं हम। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट मी टेल यू एक बार। एनिलीन, एनिलीन तो नहीं है भाई प्राइमरी एलिफेटिक, एलिफेटिक होनी चाहिए तो एरोमेटिक है, गई भाई तू तो। ऑर्थोटोल्विडीन, ऑर्थोटोल्विडीन का मतलब है यहाँ पर ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगाइए NH2 के साथ, ना भाई ये भी नहीं है। बेंजाइल अमीन होता है यहाँ पर बेंजीन पे CH2NH2, यस यस यस, ये लग रही है मुझे तो, ये लग रही है मुझे तो प्राइमरी अमीन, और एलिफेटिक भी है क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्ट एन नहीं है, तो इसका मतलब सी आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। 11th का आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। चलिए चलते हैं अब कौन से क्वेश्चन पे बच्चे, 12th क्वेश्चन पे। लेट अस प्रोसीड टू 12वां क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, तो 12वें क्वेश्चन बता दे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ दिस एंड दिस इज K4 FeCN6। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 6 में से 4 गया 2 तो +2 है। +2 मतलब बच्चे 3d64s2 होता है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बच गया है 3d6। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे आप डिब्बे में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले आप ये देख लो CN कैसा है, लिगेंड है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे। इन पहले 3 ऑर्बिटल को बोलते हैं T2G, इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग के बाद है ना। ऊपर वाले 2 डब्बे हो जाएंगे EG के, और नीचे वाले 3 डिब्बे किसके हो जाएंगे T2G के। सॉरी 3 डिब्बे भाई, यहाँ पर टोटल 3 डिब्बे। तो बताइए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। देखो कहाँ पर है ये, सी पे, कहाँ पर है, सी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, हाँ जी सर। तो भाई 12 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, पहुंच जाते हैं जल्दी से 13th क्वेश्चन पे। द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल ईथर इज, फिनाइल इथाइल ईथर, फिनाइल का मतलब है बच्चे बेंजीन, इथाइल का मतलब है बच्चे CH2CH3, और ईथर का मतलब है बीच में O। तो बोलो यही है या नहीं है। देखो बेंजीन को लिखा जाता है C6H5, हाँ जी, O C2H5, बिल्कुल भाई। असर्सन यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, मैं जाऊंगा असर्सन सही के साथ। रीजन, इट रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म फिनोल एंड इथाइल। भाई इसकी यदि मैं HI से रिएक्शन करवाऊं HI के साथ, तो हमेशा याद रखिए यदि एरोमेटिक ईथर है मतलब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन लगे, तो हमेशा फिनोल प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनोल। और ये भी क्या बोल रहे हैं, फिनोल। इसका मतलब असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। आप खुद सोचो असर्सन में क्या बात बोल रखी हो, रीजन में बिल्कुल अलग बात है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। लेकिन अभी हमें जाना है 14th क्वेश्चन पे। लेट अस प्रोसीड टू द 14th क्वेश्चन। असर्सन, बेंजानिलीड कौन सा हमारे पास बच्चे, बेंजानिलीड, ठीक है, इज लेस बेसिक एंड लेस रिएक्टिव देन एनिलीन। तो देखो भाई यहाँ पर बेंजानिलीड क्या होता है मैं बता दूं। यहाँ पर ये जो बेंजीन है, बेंजीन, इस पे आप लगाइए CO ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगाइए यहाँ पर CO, फिर लगाइए यहाँ पर NH, और फिर से बेंजीन लगाइए इस पे, ये है बेंजीनालीड, बेंजीनिलीड, ठीक है, बेंजीनिलीड इज लेस बेसिक एंड लेस रिएक्टिव देन एनिलीन। एनिलीन क्या होती है बच्चे, NH2। बोलो, अब इसका तो लोन पेयर रिंग में गया हुआ है, लेकिन इस यहाँ तो सिर्फ एक रिंग है ना, सिर्फ कितनी रिंग है, एक रिंग। लेकिन यहाँ देखो इसका लोन पेयर इधर भी जा सकता है, और इसका लोन पेयर ये भी तो खींच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब एनिलीन ज़्यादा बेसिक होती है इससे, क्योंकि जिसका लोन पेयर अवेलेबल है ना बच्चे, वही तो ज़्यादा बेसिक होगी ना। एनिलीन का तो लोन पेयर एक जगह पे जा रहा है खेलने के लिए, लेकिन इसका बंदा तो 2 जगह पे जा रहा है खेलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर असर्सन बिल्कुल सही है भाई, ये सही बोल रहे हैं। रीजन, जो ये ग्रुप है CO6H5, मतलब ये CO6H5 ये ग्रुप है, इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, रिलीजिंग मतलब डोनेटिंग, ना भाई ना भाई, ये गलत है, रीजन गलत है यहाँ पर, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक। तो असर्सन सही है, रीजन गलत है। यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन सी, ठीक है। 15th पे आते हैं। 15th क्या कह रहे हैं हमें भी देखिए क्वेश्चन जल्दी से। थोरियम सोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो थोरियम है हमारे पास, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4। उसके लिए भाई आपको ना थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। लेट मी टेल यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम, ठीक है। तो जो थोरियम का एटॉमिक नंबर है बच्चे, वो आता है हमारे पास 90। कितने एटॉमिक नंबर पे आता है थोरियम, 90 पे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 5f06d27s2। अब बताइए, यदि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका मतलब सारे खाली हो जाएंगे, सारे खाली हो जाएंगे तो इन अंदर सेल पे आ जाएगा, तो 90 में से 4 घटाना, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास? 86। और जो 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नोबल गैस के पास होते हैं, वो होती है रेडोन। कौन होती है? रेडोन। तो भाई शो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। थोरियम प्लस 4 हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है भाई, क्योंकि नोबल गैस के इक्वल बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, क्योंकि वो नोबल गैस बना सकते। तो हम जाएंगे ए के साथ। 16वें पे आते हैं भाई, कहाँ पर आते हैं? 16वें पे। नायोबियम कौन है हमारे पास? नायोबियम Nb। कौन है बच्चे यहाँ पर? नायोबियम Nb। इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है इन्होंने 41। रिजेंबल्स विद द टेंटैलम, वो टेंटैलम के साथ रिजेंबल करता है, 73 पे आता है टेंटैलम। ठीक, मतलब जो नायोबियम है और टेंटैलम उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे एटॉमिक साइज वगैरह है, ये क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। लेट मी टेल यू, हमारे पास 3 सीरीज होती है, 3D 4D और 5D। ठीक है ना, 3D 4D और 5D। ये जो नायोबियम है ये 4D सीरीज में आता है, नायोबियम 41 नंबर पे। और जो ये टेंटैलम है ये 5D सीरीज में आता है, नायोबियम के बिल्कुल नीचे, नायोबियम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर 73 नंबर पे। तो ये बात सही है भाई, इनकी प्रॉपर्टी ना जो एटॉमिक साइज वगैरह ये मैच करती है, तो यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, इट इज ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ भाई बिल्कुल। लेंथेनोइड कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 58 से 71 कौन आते हैं? लेंथेनोइड। और लेंथेनोइड में क्या होती है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि लेंथेनोइड का लेफ्ट टू राइट साइड जाते टाइम साइज जो है वो छोटा होता रहता है, साइज, इसको लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसके कारण नायोबियम और टेंटैलम का साइज लगभग सेम हो जाता है और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो यहाँ पर हम जाना चाहेंगे 16th में ए के साथ, 15th में किसके साथ गए थे हम? ए के साथ, 14th में गए थे सी के साथ। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, पेशेंस बना कर रखिए आप लोग। 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है 17th क्वेश्चन? तो रात हो गई है भाई, बिल्कुल सर्दियां बढ़े जा रही हैं। फाइंड द मोलैलिटी, आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। जो दे रखा है ना उसको लिखते चलो बस। 95%, 95%, 95% का मतलब बच्चे 95, तो यहाँ पर ग्राम कौन है? H2SO4 है। ठीक, और 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में, इसका मतलब है ये। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में 95 ग्राम कौन है? H2SO4। सर यहाँ तो आपने ग्राम ले लिया, यहाँ ml लिया, ये क्यों? देखो भाई मास बाय वॉल्यूम दे रखा है ना उन्होंने, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हुज डेंसिटी, सोल्यूशन की जो डेंसिटी है 1.95 है। अब पहले आते हैं मोलैलिटी के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। मोलैलिटी के लिए चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय चाहिए मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, वो भी किस में? इन किलोग्राम्स में। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा और सोल्व करने। हाँ जी सर, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? H2SO4 का 95 है। मोलर मास कितना है? H2SO4 का 98, ये दे रखा। इनटू में सोलवेंट का मास, किसका मास? सोलवेंट का मास। तो चले, सोलवेंट आपको निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपको पता है कि जो सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है वो होता है सोल्यूशन। अब सोल्यूट का तो मास कितना है? 95। सोलवेंट के मास का हमें तब पता चलेगा जब हमें सोल्यूशन के मास का पता चलेगा, लेकिन सोल्यूशन की तो आपको वॉल्यूम दे रखी है, तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास किसके इक्वल आ जाएगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.95। वॉल्यूम कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो 0 से 2 0 कट गई तो 195 ग्राम आ गया यहाँ पर। कितने ग्राम आ गया? 195 ग्राम। ठीक है, 195 ग्राम। तो बच्चे ये कौन आया है? सोल्यूशन आया है, और इसमें 95 ग्राम कौन है? H2SO4। तो सोलवेंट कितना बच गया? 100 ग्राम। लेकिन ग्राम किलोग्राम में चाहिए में, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 950 डिवाइड बाई 98 ये मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे।
कहाँ चलते हैं भाई, 18वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, लेट अस सी। देखिए आप लोग भी मेरे साथ 18वां क्वेश्चन। ए भगवान, देखो भाई देखो क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन। इन द रिएक्शन Q प्लस आर गोज टू पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना रहे हैं। द टाइम टेकन फॉर 99% रिएक्शन, मतलब T 99% है जो, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 90%, 90% जो टाइम है उससे दुगना टाइम है 99% में लगता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द आर वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, देखो फिगर दे रखा है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे वेरी करती है, देखो ये दे रखा है फिगर। अच्छा भाई ये भी मान ली। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा, तो जब ये जो रिलेशन वैलिड होता है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड होता है बच्चे। किसके लिए वैलिड होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड होता है। तो कर लेंगे, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। आगे, गिव द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, आर है तो क्या हो जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, गिव वो यूनिट हो गई है। राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो ये रिएक्शन दे रखी है इसके लिए हमें रेट एक्सप्रेशन चूज करना है। क्या चूज करना है भाई, यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन चूज करना है। ठीक है, तो चले यहाँ पर, तो भाई रेट किसके इक्वल होता है, के इंटू में क्यू की पावर एक्स आर की पावर वाई, यही आएगा नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चे, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो या तो ये हो सकता है कि क्यू की पावर आधी आ जाए और आर की पावर भी कितनी आ जाए आधी, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा फर्स्ट, कितना हो जाएगा फर्स्ट। लेकिन हम तो ना यहाँ चलेंगे, यहाँ पर देखो जो आर की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो आर द कंसंट्रेशन ऑफ आर है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो हम तो आर पे मानेंगे कि रेट डिपेंड कर रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा के आर की पावर 1 और क्यू की पावर लिख देंगे हम 0, और ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर क्या, फर्स्ट, क्या आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, कहाँ चलते हैं 19वें पे, चलो फिर। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, भाई ये फिर आ गया क्वेश्चन, एक बार और आया था, किसी मॉडल टेस्ट पेपर में आया था, कौन से प्रैक्टिस पेपर में मुझे ध्यान नहीं है, ये एक बार फिर से आ गया है। ठीक है, इसको निपटा लो आप। 2NO है आपको, 2NO प्लस में यहाँ पर है Br2 गोज टू 2NO Br, यहाँ पर दे रखा है आपको NO प्लस में Br2 गोज टू K NOBr2, ये दे रखा है फास्ट स्टेप, फास्ट है ये। फिर दे रखा है NOBr2 प्लस में NO गोज टू 2NOBr, ये दे रखा है स्लो स्टेप। आपको इसके लिए डिराइव करना है रेट लो, क्या डिराइव करना है इसके लिए, आपको रेट लो डिराइव करना है। ठीक है, तो लेट अस डिराइव। पहले जो स्लो स्टेप होता है ना उसके रिस्पेक्ट में रेट लिखते हैं बच्चे, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर कौन है NOBr2, NOBr2, यहाँ पर कौन है बच्चे NO, आ गया, इसको लिख दो। क्यों, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब चलते हैं फास्ट स्टेप पे जहाँ इक्विलिब्रियम है, उसके लिए के की वैल्यू निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आती है ना तुम लोगों को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब NOBr2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब NO की कंसंट्रेशन इनटू में Br2 की कंसंट्रेशन। अब ये जो दो इक्वेशन दे रही है इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, जो इसके प्रोडक्ट में होगी और इसके रिएक्टेंट में, वो है NOBr2। देखो NOBr2 यहाँ है और NOBr2 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में से NOBr2 की कंसंट्रेशन निकाल लो, तो NOBr2 की कंसंट्रेशन आ गई बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या, K इंटू में NO इंटू में Br2। अब सवाल ये पैदा ये आता है कि NOBr2 की ही क्यों निकालें सर, क्योंकि NOBr2 ना इंटरमीडिएट है, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे A से B पे जा रहे हैं फिर B से C पे जा रहे हैं, तो B कौन है, इंटरमीडिएट है ना यहाँ पर, इसलिए इसकी लेनी पड़ेगी। अब NOBr2 की कंसंट्रेशन इसमें पुट कर दो, इसमें रेट ला के अंदर ऊपर जो था, तो K इंटू में NOBr2 की जगह ये पुट करो तो K, तो NOBr2 की जगह ये आ गया, K तो आ ही गया, फिर आ जाएगा इंटू में NO इंटू में Br2 और इंटू में NO वो पहले से है। ठीक है, K इंटू के मिलकर एक बड़ा K हो जाएगा कांस्टेंट, NO का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा NO का बच्चे स्क्वायर, और Br2 रहेगा एज इट इज। अब ये फाइनल रेट कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, ये फाइनल रेट कांस्टेंट।
तो अब इसका ऑर्डर कितना है, देखो 2 और 1 3 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर की रिएक्शन है ये, 3 ऑर्डर की रिएक्शन है। 20वें क्वेश्चन पे चलिए भैया अब लोग हम चलते हैं अब 20th क्वेश्चन पे। लेट अस फाइंड कि क्या पूछ रखा है, आप लोग देखिए ध्यान से क्या पूछ रखा है 20वें क्वेश्चन पे। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। एंड विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, और ये कंपाउंड किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। चलो फिर लिखते हैं इसका नाम। CrNH3 हेक्साइज, यहाँ पर आ जाता है COCN हेक्साइज। जनरली जो पहला होता है वो कैटायन होता है और जो बाद वाला होता है वो एनायन होता है। मैं आपको बता दूं, जब भी क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा आपको +3। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +3 है, तो इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल होता है। अब यदि इस पे +3 तो इस पे क्या आएगा -3, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो पहले कैटायन को लिखा जाता है, तो कैटायन का नाम लिखिए हेक्सा, हेक्सा, अमीन, अमीन, क्रोमियम, क्रोमियम, ब्रैकेट में 3 आ गया कैटायन का नाम। अब एनायन का नाम लिखिए हेक्सा, हेक्सा, साइनिडो या साइनो, साइनिडो, ठीक, कोबाल्ट, कोबाल्ट। लेकिन यदि एनायन का नाम पीछे से लिख रहे हो तो एनायन के पीछे 8 वर्ड लगाते हैं, तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट +3 क्या हो जाएगा, +3, ये नाम हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन इन दिस कंपाउंड। इसमें ना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा बच्चे। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पहचानेंगे, जब भी 2 ब्रैकेट लगे हो ना, 1 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, तो कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है ना। ए पे चलते हैं, 20वें के और के ए पे। चलो भाई क्या करें, प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ NiCO4। NiCO4 है आपके पास, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 20th। NiCO4 इसकी ज्योमेट्री बतानी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 0 है बच्चे, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है हमारे पास। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकल की 3D8 4s2, कहाँ गया 3D8 4s2। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 डिब्बे होते हैं डी में, 1 2 3 4 5, और ये 4s। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। तो फाइनली डी में कितने हो जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये S हो गया है खाली। S के बाद आता है P, कौन आता है P। तो इसका मतलब जो 4 लिगेंड है ना, 4 लिगेंड, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी बच्चे, टेट्राहेड्रल। कर लेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। हे भगवान भाई, 4 नवे 20वें के और के बी पार्ट पे चलते हैं। 20वें के और के बी पार्ट पे, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस। इसकी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, MnBr4 2 नेगेटिव। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट है यहाँ पर +2। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो डी में बच गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब Br होता है वीक फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो फॉर्मूला होता है n में n+2 का स्क्वायर रूट निकालने का। तो n की आ गई वैल्यू 5, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 में 5 + 2 का रूट 7, और 5 जा 35 का रूट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास 21st पे आते हैं। 21st पे, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ये है बच्चे हमारे पास ग्लूकोज, ये है बच्चे क्या हमारे पास सुक्रोज, ठीक है ना। इनमें क्या बताने हमें, 2 डिफरेंस बताने हैं बच्चे। तो बताओ भाई 2 डिफरेंस कैसे हैं। पहला, ग्लूकोज तो एक मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड। सुक्रोज क्या है, एक डाईसैकेराइड है। क्या है, डाईसैकेराइड। पता है ना आपको, ग्लूकोज क्या होती है, मोनोसैकेराइड, और सुक्रोज क्या होती है, डाईसैकेराइड होती है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर होती है और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस हमने बता दिए हैं। सी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है।
देखो भाई सेक्शन सी, पार्ट सी नहीं सॉरी, सेक्शन सी पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर आ गया है 23। देखो भाई क्या है इसमें 23 में, जल्दी जल्दी मैं पेजेस कलेक्ट कर लूँ एक बार। ये कहाँ कहाँ से लाने पड़ रहे हैं भाई। मेहनत करिए बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं आएंगे। पहले बता रहा हूँ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 22 पे क्या कह रहा है 22वां क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चे, क्लोरोबेंजीन, ठीक। इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो भाई क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पे होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर जाएगा यहाँ रेजोनेंस में और ये चला जाएगा कॉर्नर पे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड, ये आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारे पास, रिंग रहेगी एच टी, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, फिर ये आएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चे, फाइनली Cl पे लोन पेयर वापिस आ जाएगा। तो देखो इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, यहाँ कौन से पोजीशन पे चार्ज है, ऑर्थो पे। यहाँ कौन सी पे चार्ज है, पैरा पे। यहाँ पे कौन सी पे चार्ज है, ऑर्थो पे। और इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बोले वो कहाँ जाएगा, जहाँ उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा, ये तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे या ऑर्थो पे। तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम एन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। एन प्रोपाइल एल्कोहल है यहाँ पर है, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये CH3 CH2 CH2OH, इससे हमें क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3 CH CH3Br, ये बनाना है बच्चे यहाँ पर। तो आसान है, पहले तो इसकी डिहाइड्रेशन करवा दो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, तो OH यहाँ से चले जाएगा, H यहाँ से, तो ये बन जाएगा बच्चे पहले डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या डाल दो, HBr, मार्कोनी रूल लगकर ये बन जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। बहुत सारा आसान था ये तो। प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड होता है CH3 CH2Br, इससे बनाना में प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2COH। बोले यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, तो एक कार्बन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो KCN बुला लो आप। KCN क्या करेगा, साइनाइड यहाँ अटैक करके Br को हटा देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2CN। अब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए H3O+, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप करवा दीजिए इसकी, तो आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे भाई। कहाँ चलते हैं, 23वें क्वेश्चन पे, 23rd। क्या कहते हैं भाई 23rd क्वेश्चन, भाई देख लेते हैं एक बार। 23rd का ए, हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। देखिए ये मेटल की रोड है, यदि आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं मेटल के, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से वहाँ पर रस हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब भीड़ हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से माइग्रेट नहीं कर पाते, तो उनकी कंडक्टिविटी ना डिक्रीज करती है। मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज करती है। रीजन इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर many and many electrons are lost by the metals, and due to the crowding of electrons their conductivity decreases। बी पे चलते हैं। हाउ डज स्पेसिफिक कंडक्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है बच्चे हमारे पास कप्पा। क्या होती है, कप्पा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा। अब मोलर कंडक्टेंस के साथ उसका रिलेशन होता है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ से कप्पा का फॉर्मूला यदि निकालना चाहें तो आ जाएगा कैप एम इंटू में मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000। अब बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलैरिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज, हेंस कप्पा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है कप्पा। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाएंगे, हेंस कप्पा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सी पे आते हैं, कौन से पे आते हैं भाई, 23rd के सी पार्ट पे चलते हैं।
जिंक इज डिप्ड इन 0.01 मोलर ZnSO सल्फेट। जिंक को 0.01 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया गया है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन। कैलकुलेट ई नोट Zn2 प्लस, आपको ई सेल निकालना है। ई सेल क्या होता है? ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ई नोट सेल कितना है यहाँ पर जिंक वाले का, वो चेक करिए आप लोग कितना दे रखा है। तो कितना दे रखा है यहाँ पर Zn2 प्लस से Zn माइनस का 0.76 दे रखा है बच्चे, माइनस का 0.76 माइनस 0.0591। अब सर सेल रिएक्शन क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन लिखी जाएगी इसके लिए बच्चे कुछ इस तरह से, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा? जिंक बना लेगा यहाँ पर। तो एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर? 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब प्रोडक्ट तो जिंक है, जिंक की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती 1। रिएक्टेंट कौन है? जिंक 2 प्लस है, तो जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? देखो 0.01। 0.01 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर माइनस 2, यस और नो? अरे भाई 1/100 लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2, तो माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 लोग 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा इंटू में लोग 10 की वैल्यू होती है 1, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब इसको जोड़ दीजिए बस आप लोग, जोड़ोगे तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो क्या में तो एज इट इज आ जाएगा, 6 5 11 1 7 1 8 0.81 91 आ जाएगा लगभग, और माइनस में आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए जिंक डस्ट क्या काम करती है? OH को हटा देती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? बेंजोइक एसिड। HI पे आते हैं सेकंड पे, CH3 CH CH3 OCH2 CH3, इसके साथ क्या करनी है हमें? इसकी रिएक्शन करनी है। तो देखो भी क्या प्रोडक्ट बनेगा जब भी किसके साथ, जब भी यहाँ पर सेकेंडरी हो यहाँ पर प्राइमरी हो, तो जो आई है ना वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा बच्चे। किसके साथ? स्मॉल ग्रुप के साथ। तो आई नेगेटिव इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ से तोड़ दो तो आंसर आ जाएगा CH3 CH देन CH3 O के साथ आ जाएगा H, और छोटे ग्रुप के साथ आ जाएगा बच्चे आई। क्यों? क्योंकि इसको ना SN2 अटैक करना होता है, और SN2 अटैक कहाँ होता है? जहाँ कम भीड़ होती है, और भीड़ कम कहाँ पर है? इस साइड में, तो ये यहाँ अटैक करेगा बच्चे। ठीक है ना? हाँ जी। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या डाल रखा है? PCC। PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जैसे KMnO4 होता है। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, KMnO4 तो डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, लेकिन ये नहीं तोड़ेगा डबल बॉन्ड को, ये सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएगा बच्चे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH की जगह अब CHO आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना? चलिए 25वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चे। यहाँ पर हमारे पास बेंजाइलमीन बेंजीन पे है CH2NH2, यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है ये HNO2 के साथ। मैं बता दूं आपको, यदि आपके पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक मतलब जहाँ पर NH2 ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली ना जुड़ा हो, तो वहाँ पर HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनती है, तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगी। बस आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन एज इट इज, CH2 एज इट इज, NH2 की जगह ना OH लगा देना है, बस बस बस। लेकिन बच्चे यहाँ पर होता है यदि एनिलीन NH2, तो वो HNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता? डाइजोनियम सोल्ट। क्या बना लेता? डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, सेकंड पे आते हैं C6H5SO2Cl2, ये ना हिंसबर्ग टेस्ट है। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन, ठीक, और S डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है। C2H5NH2 का मतलब है NH, एक H को मैं अलग करके लिख दूं C2H5। ठीक है ना? देखो C2H5NH2, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा बच्चे। क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ से HCl, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाएगा S डबल बॉन्ड O देन NHC2H5, ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। और ये कंपाउंड KOH मतलब बेस में सोल्यूबल होता है, बेस में क्या होता है? ये सोल्यूबल। टर्सरी अल्कोहल इसके साथ ये अमीन रिएक्ट नहीं करती, सेकेंडरी इसके साथ येलो कलर का कंपाउंड बना लेती है। थर्ड पे आते हैं CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ये सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम इथेनॉल मैं बता दूं आपको क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम क्या है? रिडक्शन करवाना। तो ये यहाँ भी H लगा देंगे और यहाँ भी H लगा देंगे, तो CH3N पे H लगा दो और C पे भी H लगा दो 3, तो इसका मतलब इसके यहाँ पर क्या बन जाएगी? सेकेंडरी
अमीन बन जाएगी यहाँ पर। भाई ऑर्गेनिक में समझने का कुछ नहीं है, यदि आपको रिएक्शन आती है तो आप बना पाएंगे प्रोडक्ट, नहीं आती है तो भाई सिंपल सी बात है, देखो सच ही बोलना पड़ेगा, आपसे नहीं बनेगा भाई प्रोडक्ट। ठीक है, 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप 26वां क्वेश्चन क्या है, तब तक मैं पेज पलट लूँ। हाँ जी, आ जाओ भाई यहाँ पर। ये है रिंग एज इट इज हमारे पास, यहाँ पर है CH2CH2OH, H2SO4 दे रखा। कंसनट्रेटेड H2SO4 का काम है बच्चे यहाँ से पानी का रिमूव करना, ठीक है ना, पानी को यहाँ से क्या कर देना, बाहर। तो पानी जैसे ही बाहर होगा तो यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से H चली जाएगी और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए। हालांकि यहाँ पर शिफ्टिंग भी होगी लेकिन वो मैकेनिज्म का पार्ट आ जाता है, मैकेनिज्म थोड़ी ना करना है हमें बच्चे। सेकंड पे आइए, हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर है COOH, अमोनिया डाल रखी है बच्चे यहाँ पर। तो दो मोलिक्यूल अमोनिया के, एक मोलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, एक मोलिक्यूल नीचे चला जाएगा, दोनों रिएक्शन कर लेंगे ना, एक इसके साथ कर लेगा एक इसके साथ। ये एसिड है ये बेस है, ये एसिड है ये बेस है, तो सोल्ट बनेगा बच्चे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या बनेगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रखी है, मतलब इसको आगे भी हीट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप इसको आगे से हीट करेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लॉस हो जाएगा बच्चे, वाटर। चेक करो कैसे वाटर लॉस हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा यहाँ से बच्चे, वाटर, ठीक है ना। तो वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, तो दोनों जगह से वाटर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO, देखो O और 2H हटा दो तो क्या बचेगा, CONH2। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, CONH2। फर्दर हीटिंग करो इसको, और भी हीटिंग करो तो यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी, देखो NH2 और एक H यहाँ से लेकर अमोनिया रिलीज हो जाएगी। फाइनली बन जाएगा आपके पास थैलीमाइड, CO, देखो CO, ये NH बच गया यहाँ पर, तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा NH, थैलीमाइड। ठीक है, बी पे आते हैं इसके। वाई इज बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है बच्चे, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और यहाँ पर है सिंपल बेंजोइक एसिड। ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक क्यों है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर हर पेपर में क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, और हर पेपर में मैं ये बात बताता हूँ आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब जो NO2 होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, SEWG, तो यहाँ पर इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, किसकी, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड की। चलिए 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज ले लूँ भाई मैं यहाँ से। चलिए भाई 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। मतलब इन्होंने दे रखा है कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, और इसके बारे में ये बताना है आपको। क्या दे रखा है, FeCN6 3 नेगेटिव हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए बच्चे, 6 में से 3 गया तो +3 है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, बट +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये बच जाता है 3d5। मतलब यहाँ पर डी में 5 डिब्बों में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आ गया 3d5। बट यहाँ पर जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है SFL, तो यहाँ पर पेयरिंग करवा दीजिए आप इलेक्ट्रॉनों की, क्या करवा दीजिए, पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 करवा दी है पेयरिंग। अब पेयरिंग करवाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बतानी आपको क्या यूज होगी। तो 2 तो ये डिब्बे बच गए, फिर आएगा S का डिब्बा, फिर आएंगे 3 P के डिब्बे, ठीक है, तो और P P P D D D, और कितने लिगेंड है, 6, तो 6 ऑर्बिटल यूज होंगे, 2 तो ये, 1 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चे D2sp3। क्या हो जाएगी, D2sp3। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था n इंटू में n+2 का रूट, n क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो 1 इंटू में 1+2 दैट इज 3 का रूट होता है 1.73। ठीक है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ इसने अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करे या बाहर वाले, जो बाहर जाकर डी आते हैं, अंदर वाले ना, तो ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है, इनर ऑर्बिटल। देखिए यदि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आती है, मतलब अंदर डी आता है तो इनर है,
यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है, मतलब बाहर डी आता है, तो कौन सा आउटर कॉम्प्लेक्स होता है? वो कौन सा होता है? आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए 28वें पे चलते हैं भाई। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शंस एंड राइट द मेजर प्रोडक्ट। हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आइए, अल्कोहलिक KOH का रोल है डबल बॉन्ड बनाना। क्या बनाना? डबल बॉन्ड बनाना। तो जो CH3 है, यहाँ से Cl हटा देगा, ये यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आइए भाई नेक्स्ट पे, बेंजीन है, बेंजीन पे ONA है, नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस ये CH3I के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चे। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये CH3 पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ईथर, बेंजीन O पे जुड़ जाएगा CH3, ईथर बन जाएगा, और NaI अलग हो जाएगा। NaI क्या हो जाएगा? अलग। अगले पे आइए, C2H5Cl, मतलब CH3CH2Cl है। C2H5Cl का मतलब है CH3CH2Cl, AgCN के साथ रिएक्शन करता है। तो मैं पहले KCN के साथ रिएक्शन करवाता हूँ बच्चे। KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन की साइड से बॉन्ड बनेगा, देखो कार्बन की साइड से, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2CN। लेकिन जब AgCN के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बनता है बच्चे, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NC, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। AgCN है तो नाइट्रोजन की साइड से, KCN है तो साइनाइड की साइड से, क्योंकि जो साइनाइड है ना, ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है बच्चे। क्या है? एम्बीडेंटेट। या एम्बीडेंटेट क्या जुगाड़ होते हैं? जैसे ये पेंसिल है, दो साइड से छिली हुई है, ये पेंसिल कहाँ गई भाई? ये इधर से भी, इधर से भी, बोलो यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ वेब से भी लिख सकते हो, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही साइड से लिख सकते हो ना। मतलब साइनाइड यहाँ से भी अटैक कर सकता है, साइनाइड यहाँ से भी अटैक कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह से अटैक करेगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चे ये वाला। चलते हैं 29th क्वेश्चन पे भाई। चलिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है। A class of organic molecules which contains a carbon atom connected to an oxygen atom by a double bond is called aldehyde and ketone। भाई aldehyde and ketone बोलते हैं जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, उनको या तो एल्डिहाइड बोलते हैं या कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूं थोड़ी सी, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड इज सोल्ड एज एक्वा सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो उसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है पानी में घोलकर उसको बेचा जाता है फॉर्मलिन की फॉर्म में या प्रोपेनोन की फॉर्म में। इस सिंपल कीटोन इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग कॉर्न और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन टू वोल। प्रोपेनोन होता है एक कीटोन होता है, ये प्रोपेनोन कीटोन है। ये किससे बनता है? ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का, प्रोपेन टू वोल। प्रोपेन टू वोल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो है कार्बोनिल कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO होता है भाई, कार्बोनिल कार्बन होता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन से बनाए जा सकते हैं। फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। जो रेड आंट होती है ना, ये चींटी चांटी होती है, ये काटती हैं, उनमें से ये फॉर्मिक एसिड पहली बार बनाया गया था। इट इज़ पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड इरिटेशन ऑफ एंट एंड वेस्प स्टिंग। मतलब ये जो चींटियाँ वगैरह काटती है ना, ये जो मतलब मधुमक्खी जो भीड़ नहीं होती, एक पीले रंग की भीड़, वो काटती हैं, तो वो जनरली कौन सा एसिड छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड्स अंडरगो मैनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। दे कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। उनका रिडक्शन होने पर प्राइमरी अल्कोहल बन जाती है। द एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव अल्दो लेस देन एल्डिहाइड। कीटोन भी हाईली रिएक्टिव होती है लेकिन एल्डिहाइड से वो कम रिएक्टिव होते हैं। कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। कीटोन्स पोसेसिंग अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अकर वाइडली इन नेचर एंड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत सारा यूज होता है, नेचर में बहुत पाया जाता है, वो प्लास्टिक बनाने में, एस्टर बनाने में उसका यूज होता है। एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। एस्पिरिन एसिटिक एसिड से बनाई जाती है। सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी हेलोजिनेटेड एट अल्फा कार्बन। मतलब अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम हेलोजन लगा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है भाई, चलो भाई ए पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल गो अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अभी अभी इन्होंने ऊपर बताया एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है। मिथेनल, मिथेनल होता है HCHO। बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजीन पे लगा दीजिए CHO। इथेनल होता है बच्चे CH3CHO। बोलो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है।
यहाँ ये वाला अल्फा कार्बन है तो इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि इसके तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन देगा कौन, इथेनल। ठीक है। और राइट ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड ब्यूटेनॉन। प्रोपेनल होता है बच्चे CH3 CH2 CHO, ब्यूटेनॉन होता है बच्चे CH3 CO CH2 CH3। इनमें कोई टेस्ट बताइए जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। देखो ये एल्डिहाइड है और ये कौन है बच्चे, कीटोन है। तो एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पर मैं टोलन टेस्ट की मदद लूंगा भाई। टोलन टेस्ट के लिए मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा AgNH3 ट्वाइस ऊपर पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चे, तो बन जाएगा CH3 CH2 COO नेगेटिव। यहाँ से जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, यहाँ से जो अमोनिया गैस है वो बाहर भाग जाएगी, प्लस में पानी रे पानी, तेरी कहानी बनेगी। सिल्वर मिरर बनेगा यहाँ पर। यदि सिल्वर मिरर बनता है बच्चे तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। ये वाला ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटोन टोलन टेस्ट नहीं देते। बी पार्ट पे चलते हैं भाई इसके। कौन से पे, बी के लिए मैं पेज पलट लूँ थोड़ा लंबा ना हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। ठीक, लेट अस गो टू बी। देखिए भाई, एन एल्कोहल C3H8O, देखो C3H8O ये कोई एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल ये भी तो हो सकती है CH3 CH2 CH2OH, ये भी हो सकती है ये एल्कोहल, लेकिन ये एल्कोहल सेकेंडरी भी तो हो सकती है ना। अब हमें क्या पता ये कौन सी एल्कोहल है। देखो 3 3 6 8 2 8, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है इस फॉर्मूले की एल्कोहल। तो ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कंपाउंड बी, मतलब इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर, या ये भी तो हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी एल्कोहल हो सकती है ना, ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है, कंपाउंड बी बनता है। और ये अल्कोहल ए मान लेते हैं हम इसको। बी गिव्स नेगेटिव टोलन टेस्ट, जो बी है ये टोलन टेस्ट नहीं देता। ठीक है, अब टोलन टेस्ट कौन नहीं देता बताओ, कीटोन नहीं देते, तो इसका मतलब बी कौन है, कीटोन। इसका मतलब बी कौन है, कीटोन। अभी ऊपर बोला इन्होंने एक बात, यदि आपको ध्यान हो, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर लाइन, कहाँ थी भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ketones are highly reactive although less than aldehyde. Ketones are obtained by oxidation of secondary alcohol. कीटोन ना सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा। अब यहाँ आ जाओ, अब बी जो है ना, बी ये बोल रहे हैं कि जो बी है टोलन टेस्ट नहीं देता, ये टोलन टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब ये कीटोन है। अब कीटोन क्या इससे बन जाएगा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है तो इससे तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए है वो कौन है, CH3CHOH CH3A है ये, और इसका ऑक्सीडेशन होने पर जो बी बनेगा कीटोन वो बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बी बनेगा। ठीक, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। बी है ना जो वो, ये जो बन रहा है बी, ये हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके सी बनाता है। बी हाइड्रोजीन क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजीन होता है बच्चे NH2 हाइड्रोजीन होता है। अब यहाँ से H2O देखिए वाटर लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हाइड्रोजोन, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड N। देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये O के साथ हटकर N के साथ बन जाएगा NH2, और यहाँ आ जाएगा CH3। चलो भाई ये भी आ गया, मतलब बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया हमें। फिर बी ऑन रिएक्शन विद आयोडीन NaOH गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। जो बी है ये आयोडीन और NaOH के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है बच्चे। ये कौन सा टेस्ट भी देता है, आयोडोफॉर्म भी। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाओगे तो जो CH3 इसकी आयोडोफॉर्म बना दो, तो बन गई CHI3। CHI3 येलो कलर का होता है, और बचे हुए 2 कार्बन इनका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 2 कार्बन का CH3COOH, लेकिन H की जगह Na लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर NaOH पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा Na। हैंस ये सब कुछ हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके और के सी पार्ट पे चलते हैं। अब मैं उस पेज को यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, हम है इस टाइम पे 29th के और के सी पार्ट पे। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना भाई, ये रिएक्शन अभी अभी पीछे करके आए थे हम लोग। जो पीसीसी होता है ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं बोलेगा लेकिन अल्कोहल को छोड़ेगा नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2H का बन जाएगा यहाँ पर CHO एल्डिहाइड। सेकंड पे आइए, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें क्या डाल रखा है इन्होंने, डाइबल H। देखिए भैया यहाँ पर क्या डाल रखा है, डाइबल, और हाइड्रोलिसिस का रखिए। अब डाइबल का मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3 2 CH2CH और ये है 2 बाहर एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग। सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये नाइट्राइल का एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है? एल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये एज इट इज, इतना पार्ट एज इट इज रहेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज रहेगा। CN की जगह CHO लगा दो, बस CN की जगह क्या लगा दो? CHO। हैंस द आंसर, यही आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। The following table contains the thermodynamic parameter related to the transformation of the solid metal atom to metal 2+ ion। solid metal से metal 2+ ion पे बनने का मतलब थर्मोडायनेमिकल डेटा इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है कि भाई ये यहाँ से जाएगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर नीचे आने का, फिर ऊपर वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज सबका दे रखा है ये standard electrode. The observed value of E naught and their calculated using data of the given table are compared in the figure given below। अब 30th क्वेश्चन का फिगर दे रखा है इन्होंने, इसके पीछे देखना है क्या ना भाई, ये तो इसका मतलब अब मैं बुक ले आता हूँ भाई, उसमें दे रखा है मेरे पास जो गेस्ट पेपर है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 है ना, तो देखिए बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं 30th क्वेश्चन पे, ठीक। तो चेक कर लो भाई 30th क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही होगी यहाँ पर 30th क्वेश्चन की, उसको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 30वें क्वेश्चन की टेबल देखो भी क्या दे रखी है, बस टेबल में देखो थर्मोकेमिकल डेटा दे रखा है इन्होंने, किलो जूल पर एनर्जी में ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? जैसे टाइटेनियम है, डेल्टा AH मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर डेल्टा I1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर इसकी सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, फिर इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, फिर इसका ई नोट सेल दे रखा है। क्या दे रखा है? ई नोट सेल। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको, क्या कि पहले जो मेटल होती है वो होती है सॉलिड, पहले मेटल बनती है लिक्विड, फिर मेटल लिक्विड से मेटल के बनते हैं एटम, फिर मेटल का एटम पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर मेटल का एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर मेटल का एटम तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इन सब के लिए चाहिए एनर्जी, इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और फिर ये जो आयन है लास्ट में जाकर जो बनेगा वो जरूरी नहीं है कि +3 तक बने, +2 तक भी बन सकता है। इसको डालेंगे पानी में, पानी से मिलेगी उनको हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाइड्रेशन एनर्जी। ये वो डेटा दे रखा है आपको। अब क्वेश्चन करने है ना हमें, तो मेन तो क्वेश्चन करने का है सिस्टम। वाई इज कॉपर 2+2 कॉपर। देखो कॉपर 2+ से कॉपर दे रखा होगा, देखो कॉपर ये रहा, ये रहा, ठीक है। ई नोट कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी, देखो ये पॉजिटिव, क्या दे रखी है? पॉजिटिव। तो समझो ई नोट कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू यदि कॉपर की वैल्यू यदि पॉजिटिव है बच्चे, क्या है? पॉजिटिव, ठीक। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है, पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब ये ना अपना रिडक्शन करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर +2 के कंपैरिजन में कॉपर स्टेबल है, चाहे चेक कर लो आप। कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d9 और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d9 4s1। बताओ कौन स्टेबल है भाई? कॉपर स्टेबल है या नहीं है? तो समझिए बच्चे, कॉपर 2+ में रहने की बजाय कॉपर में रहना पसंद करेगा, लेकिन कॉपर 2+ इसको कॉपर पे आने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? अपना रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो रिडक्शन होगा ना। यदि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर कि कॉपर 2+ में क्यों नहीं जाना चाहता? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से पता चलेगा आपको। देखो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई है, देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी वो कम है। देखो इनका टोटल जोड़ देखो, ये जो मैंने अभी अभी ये बात समझाई थी इसका ना समझो, मतलब मान लो यहाँ पर जाने के लिए इसको चाहिए 10 एनर्जी, यहाँ पर जाने के लिए चाहिए 20 एनर्जी, यहाँ जाने के लिए चाहिए 30 एनर्जी, यहाँ जाने के लिए चाहिए 40 एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? 40 और 30 70 और 20 90 और 10 110। लेकिन मान लो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी 100, तो बताओ ये जाएगा वहां पर? कहाँ पर? यहाँ पर जाएगा? ये यहाँ पर नहीं जाएगा ना। क्यों? समझो, मान लीजिए मेरे को किसी ने 10 रुपये देकर मेरे उसके पास बैठा रखा कि ना सर आप मेरे पास बैठे रहो, मैं 10 रुपये देता हूँ तुझे, मैं बैठ गया। लेकिन आप आ गए, फिर आप बोले कि सर मैं 5 रुपये देता हूँ, मेरे साथ चल पड़ो, तो मैं चल पड़ूंगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि उसने मेरे को 10 रुपये दे रखे। लेकिन आप यदि 20 रुपये दे दो तो मैं चल पड़ूंगा। इसका मतलब
यहाँ से यहाँ आने तक जो टोटल एनर्जी चाहिए वो तो थी 110, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी कितनी मिल रही है उसको, सिर्फ 100। तो कितनी एनर्जी कम रह गई, 10। तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो इसका हम लोग अपना रिडक्शन ही करवा लेगा, बोला मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। Why is there general trend towards less negative value of reduction potential across the series? देखो आप सीरीज में चलेंगे कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, ये बोल रहे हैं लेस नेगेटिव वैल्यू। देखो शुरू में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन लास्ट में जाते 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 वैल्यू ना नेगेटिव कम हो रही है। देखो 1.18 कम हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब लास्ट में जाते 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 ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते टर्म दो जेड इफेक्टिव है बच्चे, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा हमारे पास, मुश्किल। तो खुद सोचो ना, देखो शुरू में तो एनर्जी चाहिए थी 1309 और लास्ट में चलते चलते 1958 एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसा है कि उनकी वैल्यू लेस नेगेटिव की तरफ चली जाती है। अगले पे, व्हाई नॉट ई नॉट वैल्यू ऑफ एम एन निकल जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। देखो ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन की देखें क्या वैल्यू दे रखी है, जिंक की देखो भी कितनी वैल्यू, माइनस की 0.76। आगे चलो मैंगनीज में आना, मैंगनीज कहाँ पर भाई, मैंगनीज ये रहा, माइनस के 1.18, 3d5 4s2 होता है मैंगनीज। तो मैंगनीज Mn2 प्लस से Mn की कितनी देर की, माइनस के 1.18। अभी समझो बच्चे थोड़ी सी एक और बात, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव थी तो वो रिडक्शन करवा रहा था, लेकिन इनकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपना, क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख ही देता हूँ आपके लिए, यदि ई नोट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब उसको ऑक्सीडेशन पसंद है। क्या पसंद है उसको, ऑक्सीडेशन। बट यदि ई नोट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको रिडक्शन पसंद है। क्या पसंद है बच्चे, रिडक्शन। तो समझो एक बार ट्रिक बना रहा हूं मैं आपके लिए, बोलो इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी या नहीं थी। इधर साइड तो लिखा था कॉपर 2 प्लस और इधर साइड क्या लिख रखा था, कॉपर, और वैल्यू थी पॉजिटिव। तो मतलब इसको कौन पसंद है, रिडक्शन। रिडक्शन तो कॉपर में है इसका, तो कॉपर पसंद है। अब इनकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बच्चे इनको ऑक्सीडेशन पसंद है। इसका मतलब जिंक को जिंक 2 प्लस पसंद है और Mn को Mn2 प्लस पसंद है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 3d10 मतलब फुली फिल्ड बच जाएगा। अब Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, Mn भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा, 3d5। 3d5 मतलब हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड मतलब क्या बच जाएगा, स्टेबल। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सी पार्ट पे चलते हैं। Fe2 plus is reducing and Mn3 plus is oxidizing agent। Fe2 plus कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और Mn3 प्लस कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यदि Fe2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कहाँ जाना चाहता है, Fe3 प्लस में जाना चाहता है, वहां जाकर ये खुश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जाकर खुश हो जाएगा, Fe3 प्लस में जाकर खुश हो जाएगा। अब Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये क्या करवाना चाहता है, अपना रिडक्शन। मतलब ये Mn2 प्लस बनाना चाहता है, ये Mn2 प्लस में जाकर खुश हो जाएगा, सॉरी खुश। क्या देखो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d6 4s2 है। अब Fe2 प्लस का मतलब था 3d6, और 3d6 ना तो फुली फील्ड ना हाफ फील्ड, तो नाराज है ना Fe2 प्लस। लेकिन यदि एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा, 3d5, और 3d5 मतलब हाफ फील्ड मतलब खुश, दांत दिखाकर वो भी। तो इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट Fe2 प्लस। अब यहां आ जाओ, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो बनेगा 3d, सॉरी ऊपर 3 कर रखे 3, तो 3d4, एक यहाँ से 3d4 ना तो हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, तो ये नाराज, तो ये नाराज। लेकिन ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये 3d4, तो क्या बन जाएगा 3d5। 3d5 मतलब हाफ फील्ड मतलब ये खुश, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना क्या करवा लेगा, रिडक्शन। तो एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
यहाँ पर Fe2 प्लस दे रखा है, ये यहाँ आगे गलत लिख रहे, दोनों D4 है। D4 कैसे हो जाएंगे भाई यहाँ पर D4? ठीक है, स्टेटमेंट में इनकी गड़बड़ है थोड़ी सी, समझ लेना आप लोग। 31वें पे चलते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कहाँ पर आ जाते हैं बच्चे? डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। डेसीमोलर होता है बच्चे 1/10, मतलब 0.1 मोलर सोल्यूशन है ग्लूकोज का। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। पाई इक्वल टू होता है CRT। सी की वैल्यू कितनी दे दी? 0.1। अब आर की वैल्यू कितनी दे दी? कांस्टेंट 0.0821। अब टी कितना है बच्चे? 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 300 केल्विन आ जाएगा भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 की डेसिमल खोलोगे तो 1/10, इसकी डेसिमल खोलोगे तो 821/2 और 2 4 0 इंटू में 300, 2 0 से 2 0 खलास, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 डिवाइड बाई 1000, तो 2.463 आ जाएगा। ATM है तो ATM में आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। बी, वाई डू डॉक्टर्स एडवाइज पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर टू टेक लेस कॉमन सोल्ट? मतलब उनको कॉमन सोल्ट कम लेना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर क्या है? हाई। क्योंकि भाई ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है वहां पर जो सोल्ट की कंसंट्रेशन है ब्लड में, सोल्ट की कंसंट्रेशन है किस में? ब्लड में, वो क्या है? ज्यादा। अब ब्लड में यदि सोल्ट की कंसंट्रेशन है तो जो आरबीसीज होती हैं बच्चे, आरबीसीज, तो आरबीसीज क्या करेंगे? यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी ब्लड में सोल्ट की, तो आरबीसीज में से लिक्विड बाहर आ जाएगा और आरबीसीज ना पिचक जाएंगी, जो रेड ब्लड सेल है ना वो पिचक जाएंगी ओस्मोसिस के कारण, मतलब ओस्मोसिस के कारण उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनको कॉमन सोल्ट कम लेना चाहिए, मतलब नमक कम खाना चाहिए। भाई नमक तो ना सभी को कम खाना चाहिए, नमक तो जहर है और ये सफेद नमक तो बिल्कुल जहर है। सी पे आते हैं, गिव वन यूज ऑफ रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस का एक यूज बताइए। तो इसका यूज होता है इन प्योरीफाइंग वाटर, इन प्योरीफाइंग वाटर, पानी को प्योरीफाई करने में। चलिए भाई 31 के और के ए पार्ट पे चलते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.6 ATM, मतलब पाई आपको दे दिया है ब्लड का, कितना है? 7.65 ATM। एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया 37, तो 273 जोड़ो भाई यहाँ पर, तो 310 केल्विन हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन इंट्रावेनस इंजेक्शन दैट इज टू हैव ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड? मतलब इंट्रावेनस, मतलब जो वेन्स होती है ना उनमें ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाना है, तो आपको बताना है उसके लिए ग्लूकोज कितनी डालनी पड़ेगी, उसको ग्लूकोज कितनी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो भाई, पाई इक्वल टू होता है CRT। पाई की वैल्यू कितनी? 7.65, क्योंकि इक्वल देखा है ना उन्होंने प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए, है ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, जितना ब्लड का है। कंसंट्रेशन होती है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास आ गया W2, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 इनटू में पर लीटर ऑफ एन इंटरवल इंजेक्शन, 1 लीटर दे रखा तो यहाँ पर 1 लीटर आ जाएगा। इनटू में आर की वैल्यू जो हमने ऊपर यूज करी है वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, कितनी यूज कर लेते हैं? 0.082 इंटू में टेम्परेचर है 310 केल्विन, तो W2 निकालना है आपको। W2 आ जाएगा बच्चे 7.65 इंटू में 180 डिवाइड बाई 0.0821 इंटू में 310। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 765 की दशमलव खोलोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 821 की डेसिमल खोलोगे तो ऊपर 2 और 2 4 0 चली जाएंगी, नीचे आ जाएगा 31, ऊपर आ जाएगा 18। ठीक, जो कट रहा है 2 0 से 2 0 काट दो, 821 को 820 लिख दो, काट दो, 0 से 0, 18 पे काट दो, 18 पंजे 80, 5 पे काट दो अब इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पंजो पंजो 25, 1 5 दिए 15, 153 बटा में 31 आ गया। ठीक, मतलब ये कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, आप आगे आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कर लोगे भाई इसको तो कैलकुलेट? हाँ जी सर कर लेंगे। चलो फिर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन लिक्विड? आप मान लो आपके पास कोल्ड ड्रिंक है और उसको खोल दो आप, कोल्ड ड्रिंक को खोल दिया आपने और उस कोल्ड ड्रिंक को ना गर्म कर दो आप, गर्म, तो उसमें गैस बाहर जाएगी अंदर आएगी? बताओ, गैस बाहर भाग जाएगी, तो इसका मतलब जो सोल्युबिलिटी है गैसेज की वो डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से। लास्ट पे चलते हैं, वाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर कोल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT।
सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू में आरटी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चले भाई 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, 32th क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या कह रहा है भाई 32th क्वेश्चन, देखो भाई, स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। फैराडे का सेकंड लॉ बताना है। तो फैराडे का सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है कि दो आपके पास बीकर हैं और इनमें आपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, मतलब उनमें जो करंट है वो सेम चलना चाहिए, करंट क्या चलना चाहिए, सेम। तो इस पे कितना मास डिपॉजिट होगा, इस पे कितना मास डिपॉजिट होगा, वो उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करता है। लेट अस राइट द डेफिनेशन। when the same quantity when the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes ठीक है, the masses of the substance produced at the electrodes are directly proportional भाई लिखना ऐसे लिखना तो बहुत मतलब दुख भरा काम है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो। मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, सिल्वर और कॉपर, तो मास ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट होगा डिवाइड बाय जो मास ऑफ जो कॉपर है वो डिपॉजिट होगा, वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लास्ट में इनको सबको कैलकुलेट करने के बाद आता है, वो आता है हमारे पास कि किसी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होता है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। वो उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ भी आ जाता है, फैराडे का सेकंड लॉ भी आ जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कि W जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइड बाय N फैक्टर, ठीक है, इनटू में Q डिवाइड बाय 96,500 कूलम। ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। मोलर मास इनटू में Q डिवाइड बाय 96,500 और N फैक्टर क्या है, उसकी वैलेंसी है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है वो वाला, ठीक है, सिस्टम है, अच्छी बात है। 30 सेकंड के बी पार्ट पे चलते हैं भाई, 30 सेकंड के बी पार्ट पे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतने मोलर KCl, तो मोलैरिटी कितनी आ गई है, 10 की पावर -3 मोलर KCl का सोल्यूशन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1500 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 1500 ओम दे रखा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको G स्टार निकालना है। इफ द सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी ऑफ 10⁻⁻5 मोलर सोल्यूशन इज, मतलब कप्पा भी दे रखी है आपको, कप्पा है 1.5 इंटू में 10 की पावर -4 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा आपको रिलेशन याद होना चाहिए, होता है G इंटू में G स्टार, जहाँ पर G कंडक्टेंस है और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, कप्पा का फॉर्मूला। G को लिख सकता हूँ मैं 1 बाय रेजिस्टेंस इंटू में G स्टार इंटू में कप्पा। तो यहाँ से G स्टार का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, कप्पा इंटू में रेजिस्टेंस। अब कप्पा की वैल्यू कितनी देर की है, 1.5 इंटू में 10⁻⁻4, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी देर की है यहाँ पर 1500 ओम, ठीक। आप तो निकाल लोगे आंसर, बस आ गया यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलिए भाई 32वें के अब और पे चल पड़ते हैं, कहाँ चल पड़ते हैं, 32वें के और पे। ब्राइटनेस कर लेता हूँ थोड़ी सी कम, 32वें के और के ए पार्ट पे भाई, बस बने रहिए भाई मेरे साथ, बस 10-15 मिनट का काम रह गया है। 32 के बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 33, कौन सा आ जाएगा 33, बैठे बैठे ना शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है बच्चे यहाँ पर। चलो भाई,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्क्यूरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर मर्करी नाइट्रेट। ये है मर्करी नाइट्रेट। मैं सीधा लिख दूं मर्करी नाइट्रेट में मर्करी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर वो +2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर क्या बनाएगा, मर्करी बनाएगा। करंट आई की वैल्यू कितनी देर की है हमें, यहाँ पर 2 एम्पियर है, 3 घंटे के लिए चल रहा है। 3 घंटे मतलब टाइम कितना है, 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब 3 इंटू में 3600 सेकेंड। क्या पूछ रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड। पहले वेट निकाल लो भाई, वेट अभी फॉर्मूला गया है पीछे बच्चे कि कितना मास डिपॉजिट होगा, वो कैसे निकालेंगे, मोलर मास। मर्करी का जो मोलर मास है, मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, ये ठीक। तो भाई मर्करी का जो मोलर मास देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। देखो अभी फॉर्मूला आया था ना पीछे, मैं वो पेज दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। देखो यही फॉर्मूला लगाएंगे अब हम यहाँ पर, ये पेज मिल गया भाई, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। मोलर मास मरकरी का है 200.6। अब इन्होंने गड़बड़ दे रखी है बीच बुक वालों ने, यहाँ मरकरी नाइट्रेट का मोलर मास नहीं है, मरकरी का मोलर मास है, डिवाइड बाय एन फैक्टर। देखो एन फैक्टर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नहीं ले रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू में डिवाइड बाय क्या आएगा, 96/500, तो 96/500। अब जो Q होता है चार्ज, वो होता है बच्चे इक्वल टू आई टी। आई मतलब करंट, करंट कितना एम्पियर का है, देखो 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर। टाइम यहाँ सेकंड में लेना होता है, 3 घंटे, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3600, तो इंटू में 3600 ये आएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो मैं इस 200.6 को ना 0.6 को छोड़ ही रहा हूँ भाई, यहाँ पर बाद में देखेंगे इसको, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा, जो 2 से 2 कट गया, 200 है ना पूरा, 36 दूनी 72, तो ये बन गया 7200, डिवाइड बाय बन गया 965, ठीक है, 965। अब ये तो ना वेट आएगा ना, वेट, लेकिन आपको मोल पूछे हैं, मोल। तो मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो गिवन मास इतना हो गया, तो मोलर मास और लेकर आओ इसका। अरे भाई इसलिए आसान था भाई, आसान था, थोड़ा रुको 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 बेटा, हो गया। पूरा फॉर्मूला दोबारा लिखो, 200.6 डिवाइड बाय 2 इंटू में 96/500 इंटू में 2 गुणा 3600, इतना तो हो गया, क्लियर है आपको। अब ये क्या आएगा, वेट। अब मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास तो है ये टोटल गिवन मास निकलेगा। मोलर मास कितना आ जाएगा, 200.6, तो 200.6 से 200.6 खल्लास भाई, ये इसलिए सही था, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 2 से 2 खल्लास, तो 36/965 मोल आएंगे। कितने आएंगे, 36/965 मोल आएंगे। लेकिन अब आगे की कहानी आप जानते हो कि आपको कैलकुलेटर उठाना है और अपने हाथ पांव चलाने हैं। मैं चला लेता हूँ मेरे हाथ पांव 32वें के और के बी पार्ट पे, 32वें के और के बी पार्ट पे। अब वोल्टेक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फ्लोइंग हाफ सेल्स। ये हाफ सेल दे रखे हैं यहाँ पर, ये और ये दे रखे हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन दैट डज अकर्स द सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। आपको तो पहले तो सेल रिएक्शन लिखनी जरूरी है। क्या लिखनी जरूरी है आपको, सेल रिएक्शन। वो कैसे पता चलेगी कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। इनका रिडक्शन पोटेंशियल देखो निकल है और सिल्वर है, सॉरी एल्यूमिनियम है। निकल 2+ से निकल के पोटेंशियल की वैल्यू दे रही है -0.25 और एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम के पोटेंशियल की वैल्यू दे रही है -1.66। अब मैंने कहा था जिसकी वैल्यू छोटी है अभी आज के में ही, उसको ऑक्सीडेशन पसंद है, तो मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम 3+। जिसकी वैल्यू छोटी है उसको ऑक्सीडेशन होना पसंद है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है जिसकी ये, तो निकल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो निकल 2+ क्या बनाएगा, यहाँ पर निकल बनाएगा बच्चे। अब बैलेंस करो, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, निकल 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई। अब लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, अब 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन भी कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाओ नरस्ट इक्वेशन बनाते हैं इसकी। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ई नोट सेल निकालना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ पर देखिए जिसका जो होता है ना उसका वही पोटेंशियल ले लो। एल्यूमिनियम का क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो।
लेकिन सर एल्यूमिनियम का तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन ले लो ना, रिडक्शन दे रखा तो ऑक्सीडेशन ले दो, तो साइन चेंज कर दो तो 1.66 आ गया। निकल का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। फिर बोल रहा हूं मैं, जिसका जो हो रहा है उसका वही पोटेंशियल ले लो। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है तो ऑक्सीडेशन बनाने के लिए माइनस का साइन चेंज कर दो। निकल 2+ का हो रहा है रिडक्शन, तो निकल 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.25, तो जोड़ दो, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, तो 1.41 माइनस 0.0591। एन फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। लोग प्रोडक्ट में निकल की कंसंट्रेशन नहीं ले सकते आप, निकल तो प्योर सॉलिड होता है और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन वो होती है, तो एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन देखो कितनी दे रखी है, 0.001, तो 0.001 को लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ अब एल्यूमिनियम 3+ के आगे कितना दे रखा है 2, तो इसकी पावर 2 भी करनी पड़ेगी, आपको ये याद रखना है भाई, कहीं पेपर में भूल जाओ। अब रिएक्टेंट में कौन है, एल्यूमिनियम नहीं ले सकते क्योंकि एल्यूमिनियम प्योर सॉलिड होता है। निकल 2+ की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, निकल 2+ की कंसंट्रेशन है 0.5, तो 0.5 की पावर कितनी आ जाएगी, आगे कितना लिखा हुआ है 3, तो आ जाएगी पावर 3, ठीक है। तो 1.41 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 log ऑफ 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 6 डिवाइड बाई 0.5 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दूं मैं इसको, और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 3। अब भाई सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर log के फॉर्मूले से, 1.41 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 log m बाई एन का फॉर्मूला लगाओ, log m माइनस log n, 5 5 25 5 125, 1.41 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर -3 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस log 125 की वैल्यू पुट करके भाई आंसर निकालना पड़ेगा। अब आपको इन्होंने शायद वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है log की, लेकिन डोंट वरी, आपको फाइनल पेपर में log की वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। चलिए भाई आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 33rd, कौन सा क्वेश्चन है 33rd, अटेम्प्ट एनी 5, आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर। चलो भी फिर कर लेते हैं हम भी 5 अटेम्प्ट, और अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप, आज के इस लेक्चर को, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ ना एक बार। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज मिल्क, मिल्क में किस तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल इट हैव, ठीक है, क्लियर है ना। और उसकी जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, जो भी प्रोटीन है उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती तो उसकी सेकेंडरी इन्होंने खुद बता दिया, लेकिन सेकेंडरी भी तो 2 होती थी ना, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो मैं बता दूं, एक आंसर दे रहा हूं मैं, प्रोटीन में मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है भाई, कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। ये बायो वाले बच्चे अच्छे से ध्यान जानते होंगे। कैसीन प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बी पार्ट पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीनेचरेशन, ये मान लीजिए टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो समझ लो कि एक धागा है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब 2-3 धागे मिलकर ऐसे एक लेयर बना ले तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब वो जो लेयर है वो आपस में उलझ जाएं तो टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी। डीनेचरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन की जो नेटिव स्टेट है ना, जो उसकी प्रकृति ने जैसी स्टेट बनाई उसका चेंज हो जाना कहलाता है डीनेचरेशन। लेकिन वो चेंज होगा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा या पीएच चेंज होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो तो डीनेचर हो जाती है, मतलब वो तो रैप्चर हो जाती हैं बच्चे, मतलब उनकी तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, लेकिन प्राइमरी की नहीं बिगड़ती। क्योंकि प्राइमरी की क्या बिगड़ेगी बताओ भाई, एक धागे की स्ट्रक्चर क्या बिगाड़ दोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ नहीं होता, बट सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में डीनेचरेशन आ जाती है। सी पे आ जाते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर विच टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक बेस, 2 तरह के बेस होते हैं भाई डीएनए और आरएनए में। पहले बेस होते हैं प्यूरिन, और दूसरे बेस होते हैं हमारे पास पिरीमिडीन बेस, पिरीमिडीन बेस। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और पिरीमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो बताओ यहाँ पर क्या पूछा हमने, एडेनिन और गुआनिन, तो एडेनिन और गुआनिन कैसे बेस हैं, प्यूरिन बेस हैं बच्चे, कैसे बेस हैं, प्यूरिन बेस हैं, ठीक है। डी पे आते हैं। नेम
अ हेट्रोसाइक्लिक बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। आरएनए में जो होता है और डीएनए में वो नहीं होता, तो आंसर आएगा यूरेसिल। क्या आंसर आएगा बच्चे? यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। ई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? आरएनए का जो बेसिकली बॉडी के अंदर फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका फंक्शन होता है बच्चे हमारी बॉडी में? प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इसमें एमआरएनए भी इंक्लूड होते हैं जो काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मल आरएनए भी होते हैं हमारे पास, मैसेंजर आरएनए भी होते हैं और राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं। एफ पे आते हैं, कहाँ आते हैं? एफ पे। गिव अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर तो वो होती है जो फैलिंग और टोलन टेस्ट को रिड्यूस कर देती है, तो यहाँ पर हम फैलिंग टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं बच्चे? फैलिंग टेस्ट। तो रिड्यूसिंग शुगर तो फैलिंग टेस्ट देगी, बट नॉन रिड्यूसिंग वो फैलिंग टेस्ट नहीं देगी। जी पे आते हैं। वाई डू बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आर बॉडी एट फास्टर रेट एट 337 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको कौन कैटालाइज करता है बच्चे? एंजाइम। कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम। और एंजाइम हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। तो यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैरिड बाय बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स, दे वर्क ऑन अ प्रॉपर पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो 7th प्रैक्टिस पेपर था वो होता है बच्चे कंप्लीट। तो मुस्कुराइए, हम 7th प्रैक्टिस पेपर पे पहुंच चुके हैं, ये कर चुके हैं आज हम। और एक हम कर चुके हैं कौन सा? सीबीएसई का सैंपल पेपर 2023 और 24 का। वीडियो लेक्चर कैसा लगा है कमेंट में जाइए और हमें बताइए। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और आपको वैल्यूएबल लगा है कि हाँ भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस वीडियो लेक्चर को बच्चे शेयर अपने आसपास। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ जो होगा हमारे पास प्रैक्टिस पेपर 8। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का रखिए ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।